मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक शहर मांडू अपनी प्राचीन अफगान वास्तुकला, महलों और बाज बहादुर तथा रानी रूपमती की अमर प्रेम कहानी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। लेकिन इसी मांडू के खंडरों के बीच फैला बाज बहादुर का महल और पहाड़ी के ऊपर बना रूपमती मंडप रात होते ही एक बेहद वीरान और डरावनी दुनिया में बदल जाता था। स्थानीय लोगों का कहना था कि 16वीं शताब्दी में राजनीतिक षड्यंत्र के कारण रानी रूपमती की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी और तब से हर साल मानसून की उन रातों में जब महलों पर मूसलाधार बारिश और कोहरा छाया रहता था, वहां से रानी की सिहरन पैदा करने वाली आवाजें और उनके पायल की खनक सुनाई देती थी। मानसून का महीना था और विंध्य पर्वतमाला के इन प्राचीन खंडरों के बीच इस कदर घना कोहरा, तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश छाई हुई थी कि विजिबिलिटी लगभग शून्य हो चुकी थी। मैं एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार और वृत्तचित्र निर्माता था और मांडू के इतिहास पर एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के दौरान अपने साथियों से बिछड़ जाने के बाद इस सुनसान और खतरनाक रास्ते पर अकेला फंस गया था। रात के ठीक 2:30 बज रहे थे और बाहर बादलों की भारी गर्जना और बिजली की चमक के साथ बारिश का तांडव अपनी चरम पर था। अपनी जान बचाने और ठंड से ठिठुरते शरीर को बचाने के लिए मेरे पास बाज बहादुर महल के ठीक पास बने एक पुराने और वीरान शाही गार्ड रूम के अंदर शरण लेने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैंने उस भारी लकड़ी के पुराने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, जो एक कर्कश आवाज के साथ अंदर की तरफ खुल गया। अंदर कदम रखते ही सड़े हुए लकड़ी के फट्टे, पुरानी नमी, दीमक और दशकों से बंद पड़े कमरों की एक तीखी बदबू ने मेरे फेफड़ों को जकड़ लिया। अपनी टॉर्च ऑन करके मैंने देखा कि कमरे की दीवारों पर मांडू के पुरानी शाही नक्शे और जंग लगी हुई लालटेनें लटकी हुई थीं। मैंने खुद को संभालते हुए कमरे के एक कोने में रखे पुराने संगमरमर के चबूतरे पर बैठने की कोशिश की ताकि बारिश थमने का इंतजार किया जा सके। जैसे ही मैं वहां बैठा, हवा का तापमान अचानक इतनी तेजी से गिरा कि मेरे मुंह से निकलने वाली सांसें तुरंत सफेद भाप का रूप लेने लगी। तभी बाहर महल के ऊंचे गुंबदों की तरफ से किसी के पैरों में बंधे घुंघरुओं की खनक और रीवा कुंड के पानी के पास किसी महिला के गाने की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। छन छन, सुर, सिसक। मेरे पैर जमीन पर शीशे की तरह जम गए और दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि वे मेरे कानों में हथौड़े की तरह बजने लगीं। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी उस गार्ड रूम की खिड़की की तरफ की जो सीधे बाहर के शाही आंगन की तरफ खुलती थी। उस वीरान खंडहर में रात के 2:30 बजे किसी इंसान के होने का कोई सवाल ही नहीं था। जिज्ञासा और डर के उस अजीब माहौल में मैंने अपनी सांसें रोककर खिड़की के पास जाने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी बाहर डाली, मेरे होश उड़ गए। संगमरमर के उस प्रांगण में कोई जीवित इंसान नहीं, बल्कि 16वीं शताब्दी के शाही लिबास और भारी आभूषणों पहने हुए एक महिला की परछाई थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह धुंध और अंधेरे में डूबा हुआ था। वो रहस्यमयी साया बिना किसी आवाज के उस धुंध और कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसके हर कदम के साथ जमीन पर ठंड और घुंघरुओं की गूंज तेज होने लगती थी। मेरे मुंह से चीख निकलना चाहती थी, लेकिन डर की वजह से गला पूरी तरह सूख चुका था और जबड़े आपस में चिपक गए थे। इससे पहले कि मैं खुद को संभालता, वो साया सीधे मेरे गार्ड रूम के खुले दरवाजे के सामने आकर रुक गया। उसने अपनी आकृति को मेरी तरफ मोड़ा और अपनी भारी गूंजती हुई आवाज में मुझसे कहा, तुमने इस मांडू की शाही सीमा पर कदम रखा है। आधी रात के बाद यहाँ केवल हमारे प्रेम और इंतजार का पहरा होता है। मेरे पास अब वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपना बर्फ जैसा ठंडा और नुकीला हाथ सीधे मेरे कंधे पर रख दिया। उस स्पर्श से मेरा खून जैसे जम गया, मेरी आंखें भारी होने लगीं और मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरी चेतना धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल रही है। अचानक आसमान में एक बहुत तेज बिजली कड़की और उस पुराने गार्ड रूम की छत का एक बड़ा हिस्सा जोरदार धमाके के साथ हमारे ठीक सामने आ गिरा। उस तेज रोशनी, धूल के गुबार और जोरदार धमाके के साथ वो भयानक साया और बाहर चल रहा वो मायाजाल एक झटके में हवा में विलीन हो गया। मेरे ऊपर से वो भारी दबाव हट गया और मैं खांसते हुए सीधे फर्श पर आ गिरा। बिना एक भी सेकंड गवाए मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और पागलों की तरह उस कमरे से बाहर निकलकर मुख्य मार्ग की तरफ भागा। मैं दौड़ते दौड़ते मांडू के मुख्य हाईवे पर आ गया, जहां सुबह की पहली किरण पहाड़ियों पर आ चुकी थी और मूसलाधार बारिश पूरी तरह थम चुकी थी। आज भी जब मैं उस मांडू के सफर और उस रात की घटना के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे कंधे पर उस ठंडे हाथ के निशान और महलों से गूंजती वो पायल की खनक मेरी रूह को अंदर तक कंपा देती है।